छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 3 अकाउंट ऑनर्स 7th पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स का क्लास करेंगे। इसमें आज हम लोगों का चैप्टर होगा जो कि पीछे से चला आ रहा है, न्यूमेरिकल्स ऑफ रेसिडेंस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, अर्थात निवास स्थान तथा कर दायित्व पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। अब उसके आगे के जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उसे हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे। इसमें है प्रॉब्लम नंबर, जैसा कि मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, आप देख रहे होंगे। यह जो बुक है जिससे मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ वह है डॉक्टर AC मेहरोत्रा द्वारा लिखित साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। और इसी पुस्तक का लॉन्ग न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है उसमें प्रॉब्लम नंबर 18 को मैंने लिया है और उसी का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो यह प्रॉब्लम है कि particulars of income of Sri Ashok, who is a resident but not ordinarily resident for the assessment year 2019-20 is given below। अर्थात मिस्टर अशोक जो कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए भारत में असाधारण निवासी हैं कि निम्नलिखित आय। पहला है ए कि प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन USA रिसीव्ड इन इंडिया। बी है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए फर्म इन इंडिया। सी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द USA डिपोजिटेड देयर। अमाउंट आगे दिया हुआ है 1 लाख। ए का है, बी का 50,000 और सी का 60,000। डी है कि इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका रिसीव्ड इन इंडिया। अब यहाँ यही ध्यान देने लायक है कि कहाँ है और कहाँ रिसीव हुआ है। ये 40,000 है। ई है कि पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19 वह 1,20,000। और एफ है कि प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन द UK which is controlled from India but deposited in a bank account in the UK, या 70,000 है। अब इस इंफॉर्मेशन के आधार पर हम लोगों को करना है कि कैलकुलेट, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैलकुलेट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ श्री अशोक। इनका ग्रॉस टोटल इनकम का कैलकुलेशन हम लोगों को करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ NOR। NOR मतलब नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। तो ए हमारा क्वेश्चन क्या है? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन USA टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। चूंकि कराए कि USA में व्यवसाय से आय जो भारत में प्राप्त हुई है, इसलिए जो है हम लोग जो रिसीव हुआ उस बेसिस पर यहाँ उनके ग्रॉस टोटल इनकम में शामिल करेंगे। बी है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्म इन इंडिया। तो जैसा कि हम लोग इसको जानते हैं कि सेक्शन 10(2)A के अंतर्गत जो है यह एग्जम्प्ट होता है,
कोई भी जो डिविडेंड प्राप्त होता है या शेयर का प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट मीन्स डिविडेंड एक तरह से प्राप्त हुआ या शेयर में बढ़ोतरी हुई, तो वैसी स्थिति में जो है यह एग्जम्प्ट होता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A के अनुसार। अब हम सी है हमारा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन USA। अब यह जो है नाइदर रिसीव्ड इन इंडिया नॉर एक्रूड इन इंडिया, हेंस नॉट टैक्सेबल, क्योंकि यह न तो भारत में एक्रूड हुआ है और न भारत में प्राप्त हुआ है, क्योंकि सीधे कह है कि जो है USA में मकान संपत्ति से आए वहीं जमा कराइए। इसलिए मैं हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ। वैसे सुविधा के ख्याल से मैंने इसे इंग्लिश में बनाया है कि आपको भी जो है आसानी रहेगी, क्योंकि हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द आ जाते हैं जो कि प्रचलन में नहीं है, तो कभी कभी दिक्कत होती है और अक्सर लड़के पसंद करते हैं, कहते भी हैं सर इसको इंग्लिश में ही बनाइए। तो हम लोग अकाउंट से जितने सब क्वेश्चन होते हैं उसे इंग्लिश में इसीलिए सॉल्व करते हैं, इसीलिए जो है हमने किया है। तो यह हो गया। अब जो है चूंकि यह न तो इंडिया में प्राप्त हुआ और न इंडिया में अप्रूव हुआ, इसलिए इसको हम यहाँ इनके इनकम में शामिल नहीं करेंगे। अब डी है कि इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इन श्रीलंका टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, लैंड नॉट सिचुएटेड इन इंडिया एंड नॉट एग्जाम्प्ट। अब जो है डी में करें श्रीलंका में कृषि आय भारत में प्राप्त की, क्योंकि अगर यही श्रीलंका में अगर प्राप्त किए होते तो वैसी स्थिति में इस पर हम बात नहीं इसको रखते, या अगर इंडिया में इनका लैंड होता है एग्रीकल्चरल लैंड तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगता इंडिया में, लेकिन चूंकि है इनका लैंड श्रीलंका में लेकिन इंडिया में इन्होंने रिसीव किया, इसलिए यह टैक्सेबल इनकम का होगा। इसके बाद ये है कि पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ऑफ प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर इज नॉट टैक्सेबल ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, वह नहीं होगा क्योंकि पीछे का है और यहाँ का है भी नहीं। तो इसके बाद एफ है कि प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन यूके टैक्सेबल इन इंडिया बिकॉज द बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, क्योंकि इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो ऐसी स्थिति में यह जो है यहाँ टैक्सेबल इनकम में जोड़ा जाएगा। तो यही हम लोगों को ध्यान रखना है कि चूंकि इंडिया से यह बिजनेस कंट्रोल हो रहा है इसलिए इसको हम ऐड करेंगे उनके ग्रॉस टोटल इनकम। तो अब सबका हम जब सबको ऐड किए तो आया 2,10,000, यही इनका हो गया ग्रॉस टोटल इनकम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी बनकर तैयार हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर है 22। अब छात्रों, मैंने प्रत्येक तरह के क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में आ सकते हैं या जो आपके लिए भविष्य में भी उपयोगी होंगे, जिन्हें जान करके आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो है इसका अनुभव प्राप्त करेंगे, तो वैसे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने का प्रयास किया है ताकि अभी परीक्षा के ख्याल से ही नहीं बल्कि बाद में भी आवश्यकता पड़े तो आप इस तरह का कोई प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन आप कर सकें। तो हमारा प्रॉब्लम नंबर 22 है कि सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को पढ़ें, क्योंकि इसके प्रॉब्लम छोटे छोटे हैं इसलिए हम लोग जो है इसको हम पढ़ दे रहे हैं हम, अन्यथा
फिर बहुत प्रॉब्लम होता। तो 22 में है कि मिस्टर एक्स, a foreign national, came to India for the first time from USA on June 30, 2011. He stayed here for a stretch of 3 years and left for Japan on June 30, 2014. He returned to India on April 1st, 2015 and remained here till July 31st. When he went back to USA, he again came back to India on January 30, 2019 and continued to stay in India thereafter. Determine his residential status for the assessment year 2019-20। वह कई जगहों पे जो है जैसे कह रहा है कि सबसे सर्वप्रथम जो है वह जो है फर्स्ट टाइम यूएसए जून 30 को 2011 को जो है यूएसए से आया। ही स्टे हियर फॉर ए स्टेट ऑफ 30 ईयर तो रहा और फिर जापान के लिए जो है 30 जून 2014 को चला गया। फिर वह जो है 1 अप्रैल 2015 को इंडिया लौट करके आया एंड रहा वो 31 जुलाई 15 का में ही वेंट बैक टू यूएसए और इसके बाद जो है यूएसए गया। तो इस तरह से सारी बातें हैं। अब इसमें और बी इसमें है कि एक आफ्टर 30 ईयर स्टे इन इंडिया रिटर्न टू कनाडा ऑन February 14, 2016। He returned to India in August 2018 to join a Canadian company as its overseas branch manager and determine his residential status for the assessment year। अब हमको उसका रेसिडेंशियल स्टेटस जो है दोनों परिस्थितियों में हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले जो उसका ए जो कंडीशन है उसको हम लोग देखें तो उसमें जो है हमने इसलिए सोल्यूशन दिया है और चूंकि नोट्स भी दे दिया है कि आप लोग देख करके समझेंगे। मिस्टर एक्स वाज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रहा, बट ही वाज नॉट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग 4 ईयर्स। 4 वर्षों में वो 365 दिन तक नहीं रहा है। तो जो है पिछले जो हमारे प्रीवियस ईयर हैं उसमें तो जो है इसलिए हेंस ही वाज नॉट रेसिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2019, अर्थात वह गैर निवासी है, नन रेसिडेंट कहलाएगा। तो यही ध्यान रखना है। और बी में है कि Mr. X was in India for exceeding 182 days during the previous year 2018-19। वो रहा तो 182 दिन इंडिया में 18-19 प्रीवियस ईयर में जो है, बट ही वाज नॉट नॉन रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग 9 ईयर्स। 9 ईयर्स में जो है वह अनिवासी नहीं रहा, कहें कि आउट ऑफ 10 ईयर्स जो है 10 में कम से कम 9 साल। तो इसलिए जो है चूंकि बट ही वाज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग 9 ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। तो अब क्या करना है? तो फर्दर ही वाज इन इंडिया फॉर मोर देन 729 डेज ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। Hence, he was ordinarily resident in India। एक में हो गया ए जो इसका कंडीशन है इनका उसमें है कि वह जो है नॉन रेसिडेंस कहलाएगा असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए, और बी कंडीशन में जो है वह ऑर्डिनरली रेसिडेंस कहलाएगा।
तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 20। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। प्रॉब्लम 21 से हम लोग करेंगे। उसको लगता है कि हम लोगों ने 21 थोड़ा लगा हमको इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। 21 तो प्रॉब्लम नंबर 21 में है कि कुंदन खान इज एन इंडियन सिटीजन। He went out of India on 15th August 2018 for a service in a company in Japan. और जापान चला गया सर्विस के लिए and came back to India on 1st March 2019. वह गया कब? तो 15 अगस्त 2018 को वह गया नौकरी के लिए जापान में, और वह जो है 1 मार्च 2019 को वापस आया। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हिज डिटेल्स ऑफ रिसीट वेयर एज फॉलो। उसका रिसीट जो है क्या क्या वो प्राप्त किया वो दिया हुआ है। पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी इन जापान ₹1,60,000, यह कंप्यूटेड है। दूसरा है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जापान 18,000, यह ग्रॉस अप किया हुआ, इसे ग्रॉस अप नहीं करना है। थर्ड, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन राजस्थान 18,500। फोर्थ, डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी ₹7,500 रिसीव्ड आउट ऑफ इंडिया, या आउट ऑफ इंडिया का है। फिफ्थ है कि एग्रीकल्चरल इनकम लैंड सिचुएटेड इन राजस्थान 13,500। सिक्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए फर्म इन जापान remitted to India ₹9,200। सेवन, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन राजस्थान। अब इनकम इनको राजस्थान में हुआ है दो तरीके से, फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 to 31 जुलाई 2018 ₹48,000, और बी है कि फ्रॉम 1 अगस्त 2018 to 31 मार्च 2019 60,000। एट है कि पेमेंट फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड ₹10,000। इनकम फ्रॉम इंडियन पार्टनरशिप फर्म 20,000। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 5,000, यह भी ग्रॉस अप किया हुआ है। और इंडियन एग्रीकल्चरल इनकम ₹12,000। अब यही क्वेश्चन है और हमें आंसर देना है कि डिटरमिन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस एंड ग्रॉस टोटल इनकम। दोनों बातें हमें बतानी है कि उनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, तो अर्थात उनका रेसिडेंट माने जाएंगे, नॉन रेसिडेंट या ऑर्डिनरली रेसिडेंट। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कुंदन खान को जब हम देखेंगे तो हम देख रहे हैं ही वॉज इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो हम उसके जो इंडिया में जो रहा है प्रीवियस ईयर में उसको हम टोटल करेंगे कि आखिर वो कितना दिन रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कम से कम 182 दिन 182 डेज, तो
वैसी स्थिति में जो है हम लोग कैलकुलेशन क्या किए तो 30, 31 प्लस 15 प्लस 31 डेज अर्थात 168 डेज सबको हम जोड़ लिए। कब से कब तक है तो हम लोगों ने देखा कि वो जो है 5 अगस्त को जो है वेट आउट ऑफ इंडिया से बाहर गया और फिर वो जो है 5 अगस्त 2018 को और 1 मार्च 2019 को आया है। तो इसके बीच में जो दिनों की संख्या है नंबर ऑफ डेज हम जोड़े तो 168 आया। तो ही वॉज आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस एंड ही वॉज नॉट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। वो 182 डेज नहीं रहा क्योंकि रहा वो 168 डेज। तो ऐसी स्थिति में तो ही इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, वह नॉन रेसिडेंट माना जाएगा गैर निवासी फॉर प्रीवियस ईयर 2018-19 कीपिंग इन व्यू दिस हिज ग्रॉस टोटल इनकम वुड बी एज अंडर। अब इसको हम ध्यान में रखते हुए जो है उसका ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे। तो पहला है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ एन इंडियन कंपनी 18,000, इनकम फ्रॉम HP इन राजस्थान 18,500 और इनकम फ्रॉम बिजनेस इन राजस्थान। हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम हुआ है उसको 18,500 जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है और बिजनेस राजस्थान में जो उनका बिजनेस है उसको हुआ है 1,08,000। तो इन सबको जो है हम जोड़ देंगे तो इनका टोटल जो होगा इनकम ग्रॉस टोटल इनकम होगा 1,44,500। आप इसको जो है क्योंकि फॉरेन इनकम फॉलिंग अंडर 1 and 6 आर नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। जो पहला और छठा है पहला क्या है तो है कि इनकम फ्रॉम सैलरी इन जापान से सैलरी प्राप्त किया इसलिए उसका जापान में कंपटीशन होगा टैक्स का, इंडिया में नहीं। और 6th है कि इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम ए फर्म इन जापान, या इंटरेस्ट भी फर्म से जो रिसीव हुआ है और जापान में हुआ है तो उसको भी जो है यहाँ नहीं जोड़ा जाएगा। और दूसरा नोट हमने दिया है कि इंडियन इनकम फॉलिंग अंडर 5, 8, 9 और 10 and 11 आर एग्जाम्प्ट। ये जो है तो 5 है कि एग्रीकल्चरल इनकम लैंड सिचुएटेड इन राजस्थान, तो चूंकि एग्रीकल्चरल इनकम है तो वैसी स्थिति में जो है टैक्स फ्री है। 8 है कि पेमेंट फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो ये भी एग्जम्प्ट होता है। इसके बाद इनकम फ्रॉम इंडियन पार्टनरशिप फर्म, वह भी नहीं होगा इसमें। और फिर है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, तो यह भी एग्जम्प्ट होता है। एंड इन जो है इंडियन एग्रीकल्चरल इनकम, एक तो राजस्थान से था और एक जो है इंडियन एग्रीकल्चरल इनकम, तो यह भी एग्जम्प्ट होता है, इसीलिए इसको ध्यान में नहीं रखा गया है। तो यह तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रॉब्लम नंबर 24। मैंने प्रयास किया है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व कर दिया और खास करके जो यूनिक टाइप के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास किया गया है। और प्रॉब्लम नंबर 24 है कि डिटरमिन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर राम फॉर द प्रीवियस ईयर।
2018-19 who left India for the first time on 15 September 2014 and came back on 1st September 2017. He again left for Dubai on 5th June 2018 and came back on 14 February 2019 to settle in India. लास्ट में जो आया है वह इंडिया में सेटल होने के लिए आया है। तो अब जो है हमको इसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है कि यह क्या है। तो अब इसके लिए हमें काफी लंबा कैलकुलेशन करना होगा। अब वो जो है कब कितने वो गया, तो कब गया है कि उसमें वो गया 15/9/2014 को, 15 सितंबर। तो अब उसका स्टेटस देखने के लिए हम लोग जुड़ेंगे कि बिफोर प्रीवियस ईयर 2014-15 ही वाज रेसिडेंस इन इंडिया, वह इंडिया का निवासी था। फिर द प्रीवियस ईयर 2014-15 स्टे इन इंडिया, अब इंडिया में कितने दिन रहा, तो इस सब कुछ जोड़ने के बाद वह रहा इंडिया में 168 डेज, अर्थात जो 182 डेज का है कि एटलीस्ट रहना है वह नहीं रहा है। और प्रीवियस ईयर 2015-16 में स्टे इन इंडिया बिल्कुल नहीं रहा है और 16-17 में भी नहीं रहा है। फिर वो जो है प्रीवियस ईयर 2017-18 में जो है इंडिया में रहा, कितने दिन रहा, तो उसमें रहा है 212 डेज और प्रीवियस ईयर 18-19 में रहा 122 डेज। तो यही उसकी जो है इंडिया में रहने की जो स्थिति है वह है। अब इस आधार पर हमें निकालना है कि वह किस तरह का निवासी है, का रेसिडेंशियल पोजीशन क्या है। तो अब हम इसको देखते हैं तो हमारा जो कंक्लूजन है वह है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2018-19 he was in India for at least 60 days and during 4 years preceding the previous year he was in India for at least 365 days, hence he is resident in India. तो एक तरीके से हमने देखा कि वो जो है 60 दिन रहा है और इसके बाद 365 दिन का जो है उसको भी वो फुलफिल कर रहा है, इसलिए वह रेसिडेंट इन इंडिया है। और ड्यूरिंग द 7 year preceding the previous year he was in India for more than 729 days and he was not non-resident in India for 9 years out of 10 years preceding the previous year, hence he is ordinarily resident in India for the previous year 2018-19। अब जो है 2018-19 के लिए वह जो है ऑर्डिनरली रेसिडेंट कहलाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आज हम लोग रेसिडेंस एंड इंसिडेंट ऑफ टैक्स या इसे रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी भी कहते हैं, तो इस चैप्टर को आज हम लोग समाप्त कर दिए। इसके बावजूद यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो, किसी तरह कोई संदेह हो किसी क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य सूचित करें और मैं जब आपका कमेंट आएगा तो मैं प्रयास करूंगा कि आपके कंफ्यूजन को मैं दूर कर सकूं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो है ये जो क्लासेस हो रहे हैं इनको सीरियसली आपको लेना है
क्योंकि अभी यह स्थिति नहीं बन रही है कि कॉलेज खोलेगा, तो इसे बिल्कुल हल्के में न लें। और हमने प्रयास किया है कि आपको इस बंदी का आप पर कोई असर न पड़े, आपको कोई मलाल न रहे और आपके पूरे सिलेबस हैं तो जो है समय से पूरे हो जाए, ताकि जब भी परीक्षा हो तो आप जो है सारे जो भी प्रॉब्लम्स आए उन्हें हल कर सकें। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई नया चैप्टर लेकर के आएंगे। उसमें भी मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं उसमें नेक्स्ट क्लास का जो हम लोगों का चैप्टर होगा वो होगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल, ताकि आप लोग इसे पढ़ लें तो क्लास को करने में आपको ज्यादा आसानी होगी। अर्थात व्यक्तियों की कुल आय की गणना। अब हम लोग इधर की सारी स्थितियां जान गए। अब हम जो है टोटल इनकम जो है इंडिविजुअल्स का कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।